महोदय और सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा जो हाय है, नमस्कार है। आज जब हम लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ एक पुस्तक के लोकार्पण पर और पुस्तक चर्चा के लिए, तो इस किताब को देखने के बाद मुझे ये लगा कि ये जो किताब है उसमें साहित्य भी है, जीवन भी है और प्रेम भी है। तीन चीज़ों की ये त्रिवेणी यहाँ पर एक साथ हमारे सम्मुख प्रवाहित होती है जब हम ये किताब देखते हैं। आज जब हम सभी इकट्ठे हुए हैं यहाँ कवि मयंक मुरारी जी की नवीनतम कृति को देखते हुए, शून्य की झील में प्रेम, तो इसके लोकार्पण में जब हम लोग इकट्ठे हैं यहाँ तो इस पर बातचीत होनी है। और मैं सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित कर रही हूँ इसके शीर्षक पर, उसके संकेतों पर जरा ध्यान दें आप लोग। कवि ने अपनी कृति का नाम दिया है शून्य की झील में प्रेम। यह शीर्षक अपने आप में एक संपूर्ण दर्शन है। शून्य जो सुनने में रिक्त प्रतीत होता है, पर वास्तव में जो शून्य है वही संपूर्ण है। जैसा उपनिषद कहता है, शून्य ही वह पूर्ण है जिससे सब कुछ प्रकट होता है। दूसरी बात है जो शीर्षक में वो झील है, झील जहाँ गहराई है, तरलता है, दर्पण है और मौन का विस्तार है। और तीसरी बात है प्रेम, प्रेम जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और शाश्वत सत्य है। इन तीनों प्रतीकों का संगम यह किताब है जो हमें बताती है यह किताब कि यह कृति केवल लौकिक प्रेम की भावुकता नहीं, लेकिन जीवन और अध्यात्म की गहन यात्रा को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत करती है। इस संग्रह में आप देखेंगे कि ब्लॉग में लिखा हुआ है, खुदेजा खान लिख रही है इस खूबसूरत संग्रह के संदर्भ में कि यह संग्रह लौकिक से अलौकिक प्रेम की यात्रा है, जहां मयंक मुरारी प्रेम की उस महिमा को रेखांकित करते हैं जो आदिकाल से देवताओं से लेकर साधारण मनुष्य तक व्याप्त रही है। इसमें वरिष्ठ कवि अरुण कमल जी ने लिखा है कि इसे विश्व के प्रेम साहित्य को नए अरमानों से सुसज्जित करने का सुयत्न कहा जा सकता है। उन्होंने इसे महत्तम राग की संज्ञा दी है, एक ऐसी साधना कहा है जहां प्रेम और अध्यात्म एक दूसरे से गले मिलते हैं। मयंक मुरारी जी का ये जो नवीनतम कविता संग्रह है शून्य की झील में प्रेम, यह उन पाठकों के लिए है जो प्रेम को केवल अनुभव नहीं, आत्मा का विस्तार मानते हैं। शोपेनहावर का कहना है कि प्रेम या इच्छा संसार का मूल है। यह ब्रह्मांड, यह जीवन, यह प्रतीक्षा सब किसी न किसी चाह का ही विस्तार है। इस संग्रह में शामिल कविता है ढाई आखर प्रेम का। यह एक दर्शन को हमारे सामने प्रस्तुत करती है, जैसे हम सभी एक संवेदनशील मनुष्य हैं और उसी दृष्टि से हम संसार को देखते हैं, जहां प्रेम किसी तर्क का उत्तर नहीं है बल्कि अस्तित्व का आधार बन जाता है। और इस कविता की कुछ पंक्तियां जो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, वो लिखते हैं यहाँ कि प्रेम में कोई गलती की संभावना नहीं होती, गलती सदैव दिमाग करता है। यह जो कविता है प्रेम को बुद्धि से मुक्त करती है और उसे हृदय के उजास में रखती है, जहाँ प्रतीक्षा तपस्या बन जाती है और अनुपस्थिति में भी उपस्थिति का अनुभव होता है। कवि लिखते हैं कि प्रतीक्षा कभी मीठी नहीं होती, जीवन को प्रतीक्षा बना दे वह प्रेम के सिवाय क्या हो सकता है। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद आप यह महसूस कर सकते हैं कि यह संग्रह उन सभी के लिए है जो प्रेम को जीने की, प्रतीक्षा को साधना की तरह समझने की ललक रखते हैं। यह काव्य संग्रह आधुनिक जीवन की कोलाहल भरी जिंदगी में प्रेम की उस झील की तरह है जहां शब्द मौन में घुलते हैं और संवेदना अपना सबसे निर्मल स्वरूप पाती है। इन कविताओं में प्रेम केवल अनुभूति नहीं है, एक जीवन दृष्टि है जिसमें स्मृति की धूप है, विरह की छाया है और आत्मा की भीगी सांझ एक साथ आपको नजर आएगी। यह जो संग्रह है वो पाठक के हृदय में अनकही कसक और नमी छोड़ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे झील की सतह पर देर तक ठहरी कोई बांसुरी की धुन। इन कविताओं में प्रेम बोलता नहीं, बस धीरे धीरे भीतर उतरता है। अच्छा हुआ एसी बंद हो गया है, बहुत डर लग रही है। कविता तुम्हारी यह कामना, एक कविता है जिसका शीर्षक है तुम्हारी यह कामना। उसमें प्रेम को बीज से वृक्ष बनने की क्रमिक साधना के रूप में देखा गया है। यहाँ कामना जो है वो बीज है और प्रेम उसका पूर्ण विकसित वृक्ष जो धैर्य, समय और आत्मिक अनुशासन से पुष्पित होता है।
प्रेम का अवतरण नहीं आरोहण है। इस कविता में पंक्ति है जो यह कथन बताता है कि प्रेम संयोग नहीं है, साधना है और आत्मिक उन्नयन की परिणति है। यह रचना प्रेम को भक्त और ईश्वर के संबंध तक विस्तृत करती है और दिखलाती है कि यह केवल भावावेश नहीं बल्कि पारमार्थिक साधना है। एक अन्य कविता जिसका जिक्र मैं कर रही हूँ वो है कविता आंसू है पूर्ण प्रेम। यह बतलाती है कि प्रेम स्वामित्व में नहीं बल्कि खो देने के बाद भी बचे रहने में है। आंसू उसकी भाषा और हरियाली उसका रूप है। यह जो मौन है, जो समर्पण है और जो विनम्रता का प्रेम है, जो सूफी कवियों में आपको दिखेगा, जो भक्ति काव्य में आपको दिखेगा, जैसा कि जिक्र किया अभी मयंक जी ने, तो आप उसमें देख सकते हैं कि आप जायसी को देख सकते हैं, कबीर को देखेंगे तो आपको यही प्रेम वहां पर, जैसे सूरदास के बारे में जिक्र आया कि भ्रमर गीत स्टार में यही प्रेम वहां पर दिखता है। तो जो ये परंपरा सूफियों की परंपरा से और भक्ति काव्य की परंपरा से ये जो काव्य है जोड़ता है, तो उसमें बताते हैं वो कि आंसू जीवन की नमी है, झुकने की शक्ति है और यही प्रेम की पहचान है। ये जो कविताएं हैं उनमें प्रेम को जो संकीर्ण परिभाषाएं आजकल दी जाती हैं उनसे मुक्त कर दिया गया है। उसे साधना से जोड़ा गया है, मौन से जोड़ा गया है, आत्मा की जो सार्वभौमिक भाषा है उससे इसको रूपायित किया गया है। एक कविता जिसका शीर्षक मैं बता रही हूँ, पुनर्जन्म में विश्वास रखते हो। पुनर्जन्म को मृत्यु के बाद यहाँ पर नहीं देखा गया है बल्कि जीवन के भीतर घटित जो परिवर्तन है उसके रूप में देखा गया है। जब कोई प्रिय हमारी निरर्थकता को अर्थ देता है, आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम जगाता है, तो वही क्षण पुनर्जन्म बन जाता है। इसमें प्रेम को आत्मिक नवजीवन और जीवन की नई शुरुआत कहा गया है। कविता है प्रेम है तभी तो मिले। यह कविता बताती है कि जो प्रेम है वो मिलन में, बिछोह में या औपचारिक जो रिश्ते हैं उन पर निर्भर नहीं करता है बल्कि समय और सीमाओं से परे शाश्वत अनुभूति है। न मिलने पर भी प्रेम अमर रहता है और आत्माओं के नियतिगत संबंध को अनंत यात्रा में बदल देता है। जो कविताएं हैं वो जो प्रेम को पुनर्जन्म में देख रही हैं, शाश्वतता में देख रही हैं, आत्मिक अर्थ देने वाली शक्ति के रूप में रूपायित कर रही हैं। एक कविता जिसका शीर्षक मैं बता रही हूँ, तुम्हारी कुछ सांस साथ रखना चाहता। इसमें प्रेम को क्षण भंगुर नहीं बता करके उन्होंने आत्मिक ऊर्जा बताया है और जीवन को रूपांतरित करने का स्रोत बताया है। यहाँ पुनरावृत्ति, प्रधान संरचना और संवेदनशील बिंब आप देख सकते हैं, जैसे ठहराव है, गति है, स्वर है, मुस्कान और उपस्थिति। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साथ प्रेम को आत्मा की गहराई तक पहुंचाने वाले अनुभव में बदल देने की शक्ति है। जहाँ प्रेम अधिकार नहीं, स्मृति और आत्मसात की आकांक्षा है, यहाँ पर आप कवि को कबीर के करीब पाएंगे। तो यहाँ जिस तरह से आध्यात्मिक संवेदना उत्पन्न हो रही है और आधुनिक आत्मीयता के बीच जो सेतु बन रहा है, जो आध्यात्मिकता और आत्मिकता के बीच जो सेतु बना है वो लगभग कबीर के जैसा दिखता है। एक कविता जिसका शीर्षक है आधी उम्र गुजर गई है पास आने में। उस पे प्रेम और जीवन की उस यात्रा का रूपक है जिसमें संघर्ष है, तलाश है और आत्मसंतोष है। इसमें प्रिय तक पहुंचने की कठिनाई, उसकी स्मृति में जीने का संतोष और खुशबू जैसे रूपकों के माध्यम से प्रेम को जीवन की अंतिम घड़ी से यहाँ पर जोड़ा गया है। जहाँ प्रेम जीवन का अस्थायी साथी बनता है और उसे सार्थक बनाने वाली आत्मिक शक्ति यहाँ पर बनकर प्रस्तुत होता है। कविता से यह स्पष्ट होता है कि प्रेम कविता की सबसे पुरानी और सबसे जीवंत परंपरा रही है। प्रेम को लेकर कवि और विचारक हमेशा से यह मानते रहे हैं कि यह मानवीय जीवन का सबसे असीम और उदात्त अनुभव है। इसमें रिश्तों के बंधनों के बारे में जिक्र है, प्रेम के उदात्त स्वरूप के बारे में जिक्र है, सामाजिक यथार्थ के बीच उभरने वाले द्वंद्व को स्वर दिया गया है। प्रेम और बंधन का द्वंद्व स्पष्ट करती कविता की एक पंक्ति है, तुमने कहा था प्रेम असीम होता है, फिर रिश्तों में यह बंधन। यहाँ जो प्रेम की अवधारणा है और रिश्तों की जो वास्तविकता है उसको कवि ने स्पष्ट रूप से टकराते हुए दिखलाया है। कवि यह कहना चाहते हैं कि प्रेम जब तक स्वतंत्र है तब तक उसका स्वरूप जो है वो असीम है, लेकिन जैसे ही वह रिश्तों के विधान में जड़ता है, सामाजिक नियमों में प्रवेश करता है, उसकी जो स्वाभाविक स्वतंत्रता है वो सीमित हो जाती है।
यहाँ द्वंद्व जो है वो प्रेम के आदर्श पर है और सामाजिक संरचनाओं के बीच है। इसी विरोधाभास में कविता की मूल संवेदना निहित है। समय और स्मृति का बिंब बनाते हुए दूसरे अनुच्छेद में कवि लिखते हैं, अगर यह सही है तो तुम क्यों बदल गए, शाम से सुबह का पता ही नहीं चलता और तेरी याद में हम बिता देते हैं लंबी रातें। यहाँ शाम और सुबह समय के बिंब मात्र नहीं है, बल्कि प्रेम के बदलते स्वरूप और स्मृति की पीड़ा को भी व्यक्त करते हैं। प्रेम का वादा था कि यह हर सुबह शाम उपस्थित रहेगा, किंतु वास्तविकता यह है कि साथी बदल गया और नायक अकेलेपन में लंबी रातें गुजारने को विवश है। यह जो बिंब है वो प्रेम के अस्थायित्व और परिवर्तनशीलता के बीच जो तनाव है उसको उजागर करता है। कविता के अगले खंड में प्रेम का कोई नाम नहीं होता, तुमसे जोड़कर नाता, अब नाम का कहाँ पता। इसमें प्रेम की दार्शनिक अवधारणा जो सामने आती है। प्रेम स्वभावतः निराकार होता है, नाम रहित होता है, किंतु जब वह किसी विशेष व्यक्ति से जुड़ता है तो उसका अस्तित्व होता है, नाम होता है, पहचान होती है और सामाजिक परिभाषाओं से वो बंध जाता है। इस तरह से कविता जो है वो प्रेम के आदर्शवादी स्वरूप को सामाजिक यथार्थ के बीच जो अंतर्निहित तनाव है उसको उभारती है। इस कविता की जो भाषा है वो संवादपरक है, जैसे कवि सीधे अपने प्रिय से बात कर रहा हो। इसमें अलंकारिक सजावट की अपेक्षा भावनात्मक सघनता अधिक है। समय, नियम विधान, नाम, बंधन जैसे बिंब जीवन की यथार्थ परिस्थितियों को कविता से जोड़ते हैं। इस कविता के संग्रह की प्रत्येक कविता में भाषा की सादगी है, लेकिन संवेदनात्मक गहराई इतनी तीव्र है कि पाठक को सीधे हृदय से जोड़ लेती है। कविताओं में व्यक्तिगत अनुभव की आंतरिक सच्चाई नजर आती है, एक सार्वभौम संवेदना नजर आती है और समकालीन प्रेम कविताओं की परंपरा में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप इसे मान सकते हैं। एक कविता जिसका जिक्र मैं और कर रही हूँ वो है अपने मन की गुल्लक। अपने मन की गुल्लक में कविता में स्मृति भी है, संवेदना भी है और प्रेम की अमूर्त यात्रा का अद्भुत चित्र है। कवि ने यहाँ स्मृति को गुल्लक के रूपक से जोड़ा है। गुल्लक जिसे प्रायः बच्चे अपनी छोटी छोटी खुशियों को समेटने के लिए प्रयोग करते हैं, वो सिक्के संजोते हैं। यहाँ रूपक बहुत गहराई से यह बताता है कि कवि अपने प्रिय के हर छोटे बड़े क्षण, उसकी आहट, स्वर, गंध और आंखों की चमक को जीवन की पूंजी की तरह सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये जो कविताएं हैं उसमें स्मृतियों का अस्थायित्व लालसा आप देख सकते हैं, प्रेम की आंतरिक तड़प देख सकते हैं और प्रेम की आंतरिक तड़प की संवेदनशीलता जो है वो इस हर कविता में यहाँ पर नजर आती है। भाषा तो जैसा मैंने कहा सरल है और भाव गहराई लिए है, अत्यंत प्रखर है। इस संग्रह की सबसे उल्लेखनीय विशेषता जो है वह यह है कि ये कविताएं हमें दिखाती हैं कि प्रेम तभी पूर्ण है जब उसमें समानता हो, स्वतंत्रता हो और संग्रह केवल व्यक्तिगत प्रेम की कथा नहीं बल्कि मानवीय रिश्तों का दस्तावेज भी प्रस्तुत करता है। संग्रह के संबंध में एक अन्य जो महत्वपूर्ण बात वह है कि मयंक मुरारी जी की भाषा जो है वो प्रवाहमयी तो है ही, प्रतीकों की गहनता भी है और कविता में हमें उपनिषदों की जो गहराई है नजर आती है, कबीर का प्रश्न नजर आता है, मीरा की तल्लीनता नजर आती है और सूरदास की बेचैनी नजर आती है। इन सबों को मिलाकर शून्य की झील जो है वो एक ऐसा बिंब के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है जो मौन को, प्रेम को जोड़ता है और यह मौन केवल रिक्तता नहीं है बल्कि वह आकाश है जहाँ प्रेम का कमल खिलता है। इस संग्रह को जब आप पढ़ेंगे तो एक आध्यात्मिक यात्रा से गुजरेंगे। हर कविता हमें भीतर के मौन की ओर ले जाती है। यह संग्रह भीतर के खालीपन में भी प्रेम का कमल खिला देता है। जब हम इन कविताओं को पढ़ते हैं तो लगता है जैसे भीतर की सूनी झील में प्रेम का जल भर गया हो। शून्य की झील में प्रेम, इस कविता संग्रह को हम आज के समय में प्रेम, करुणा और सह अस्तित्व की पुकार मान सकते हैं। आज जब समाज विभाजन और संकीर्णताओं से गुजर रहा है, यह कृति हमें जोड़ने का, झुकने का और प्रेम से जीने का संदेश देती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह कृति प्रेम और जीवन के सर्वोच्च सत्य से हमें रूबरू कराती है। उसकी पूर्णता, आंसुओं की नमी और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की जो गति है उससे यहाँ रूबरू हमें कराती है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कवि को साधुवाद अर्पित करती हूँ और आप सभी को आमंत्रित करती हूँ
कि इस शून्य की झील में उतरे और प्रेम की उस गहराई को महसूस करें जो हमें भीतर तक आलोकित करती है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया उर्वशी जी, और ये इसी से पता लग रहा है कि